हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणित का एक नया टॉपिक समझेंगे, त्रिभुज, जो कि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम कोई सवाल नहीं बताने वाले हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो ना ही सवाल समझ में आएगा, ना ही आपसे सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ टॉपिक का नाम लिखते हैं पहले त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कहते किसको है। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको अलग अलग करके लिखिए, त्रिजोड़ भुज। त्रिजोड़ भुज, त्रि का अर्थ होता है तीन और भुज का अर्थ होता है भुजा। तो इसका सिंपल डेफिनेशन अपने से भी बना सकते हो। तीन रेखाखंडों से बनी सरल एवं वन आकृति त्रिभुज कहलाती है। ध्यान से समझेंगे हम लोग। देखिए, यह जो आकृति बनाए हैं, बिल्कुल यह त्रिभुज का ही चित्र है, त्रिभुज का ही यह फिगर है। तो इसका डेफिनेशन क्या बताए, तीन रेखाखंडों से बनी सरल एवं वन आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। याद रखेंगे हम लोग, त्रिभुज में तीन कोण, त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष एवं तीन भुजा होते हैं। याद रखेंगे हम लोग, त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा एवं तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वस्तुनिष्ठ में यह क्वेश्चन बराबर पूछते आया है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या बताइए आपको, तीन रेखाखंडों से बनी सरल एवं वन आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब आगे समझते हैं कि त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। त्रिभुज के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो त्रिभुज का वर्गीकरण जो किया गया है साथियों, दो आधार पर किया गया है। कितने आधार पर किया गया है, दो आधार पर। ठीक है, त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया गया है, दो आधार पर किया गया है। त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोग अभी समझते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण जो किया गया है दो आधार पर। पहला है भुजा के आधार पर। किसके आधार पर, भुजा के आधार पर। और दूसरा याद रखेंगे, कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, एक भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। अब पहले समझ लेते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे हम लोग, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, जिसमें पहला आता है समबाहु त्रिभुज। जिसमें पहला त्रिभुज क्या आता है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा जो त्रिभुज आता है, विषमबाहु त्रिभुज आता है। ठीक है, इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका समकोण त्रिभुज। पहला क्या आता है, समकोण त्रिभुज। और दूसरा आता है न्यूनकोण त्रिभुज। और तीसरा आता है अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और परीक्षा दृष्टि से तो ज़रूरी है।
समबाहु त्रिभुज समझ लेते हैं। सबसे पहले भुजा के आधार पर जो त्रिभुज के 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है समबाहु त्रिभुज। देखिए ध्यान से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, आपको सदा के लिए याद हो जाएगा। देखिए आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम मतलब क्या होता है? सम का अर्थ होता है बराबर या समान। सम का अर्थ क्या होता है? बराबर या समान। और बाहु का अर्थ क्या होता है? भुजा। बाहु का अर्थ भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर लंबाई की हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर लंबाई की हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। और एक चीज़ याद रखेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। आपने क्लास 9th में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, और कैसे होता है यह सिद्ध करके भी आप लोग पढ़े होंगे। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कैसे होता है आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या बताए? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। उसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, सम का अर्थ होता है बराबर, द्वि का अर्थ होता है 2 और बाहु का अर्थ होता है भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो या जिस त्रिभुज की 2 भुजा समान लंबाई की हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा जो है हमेशा बराबर होगा। 2 भुजा हमेशा बराबर रहेगा, यानी कि जिस भी त्रिभुज का 2 भुजा बराबर रहेगा समझ जाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए तीसरा त्रिभुज आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषम का अर्थ होता है अलग अलग। विषम का अर्थ क्या होता है? अलग अलग, यानी कि जिस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, जिस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा में कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा तो उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। मान लीजिए यह एक फिगर बनाते हैं इस टाइप से, यह है 2 cm और यह है 3 cm, यह है 5 cm। ठीक है, तो देखिए इस आकृति में, इस फिगर में सभी ये जो भुजा है अलग अलग लंबाई का है, इसीलिए यह क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला समबाहु त्रिभुज, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज। तो सारा चीज़ समझ गए। अब चलिए समझते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, जिसमें पहला आता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, इससे संबंधित और कॉन्सेप्ट याद रखेंगे हम लोग। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, यानी कि कोण 90 डिग्री जो है इसके सामने वाले भुजा ही कर्ण कहलाती है। ठीक है, और यह जो शेष 2 भुजा बचा, यह शेष 2 भुजा का नामकरण कोण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें 2 कोण जो 2 भुजा जो बचा, लंब और आधार नामकरण किया जाएगा, लेकिन नामकरण जो किया जाएगा कोण के सापेक्ष। ठीक है, अगर कोण C के सापेक्ष लें, ठीक है, कोण C के सामने वाली भुजा यह लंब कहलाएगी। ठीक है, और शेष तीसरी भुजा जो बचा यह आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आधार। त्रिकोणमिति में यह कॉन्सेप्ट कम आएगा, इसीलिए आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कोण C के सापेक्ष अगर बात करें
तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और शेष तीसरी भुजा जो बचा क्या कहलाएगी? आधार। ठीक है। अगर हम कोण ए के सापेक्ष बात करें तो कोण ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और शेष जो भुजा बचा यह आधार हो जाएगी। क्या होगा? आधार। समझ में आया? हाँ, बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें एक लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों में एक संबंध भी है। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। कर्ण, लंब और आधार तीनों में क्या संबंध है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। और इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसको क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। और यह जो है हमेशा कम आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, यानी त्रिकोणमिति में इस सूत्र का प्रयोग हमेशा आएगा कम। ठीक है। इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो हमने अभी समकोण त्रिभुज में पढ़ा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। चलिए, दूसरा आता है त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा हो उसे कहते हैं न्यूनकोण त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं? न्यूनकोण त्रिभुज। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। न्यूनकोण त्रिभुज में क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। यह सब बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ठीक है। और यह सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो मैथ में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद है अधिकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम हो उसे कहते हैं अधिकोण त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं? अधिकोण त्रिभुज। यहाँ देखिए फिगर जैसे बना हुआ है इस टाइप से। यह देखिए, यह जो है यहाँ पर सीधा, बिल्कुल ये जो सीधा है यह 90 डिग्री है और 90 डिग्री से देखिए यहाँ ज़्यादा है, तो यह जो है अधिकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? अधिकोण त्रिभुज। समझ में आया? तो याद रखेंगे हम लोग, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। और न्यूनकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोण एक कोण 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा हो उसे कहते हैं न्यूनकोण त्रिभुज। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है। त्रिभुज से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं और हम लोग अब फार्मूला जो है अगले क्लास में सीखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मोबाइल का स्टोरेज जो है काफ़ी कम है। ठीक है। 64 GB ही स्टोरेज है और ज़्यादा लंबा वीडियो बनने के पश्चात जो है अपने आप वीडियो बंद हो जाता है। इसीलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे, त्रिभुज के सारे सूत्रों को देखेंगे। ठीक है। आई होप सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।